हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। गाइस आज हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है पॉलिटी। पीछे अपना अर्थशास्त्र पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो हमने अर्थशास्त्र पहले कंप्लीट किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को एसएसटी में जो 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, वो तो अक्सर बच्चों को समझ आ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो आता है आपका अर्थशास्त्र, वो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। तो इसीलिए हमने इकोनॉमिक को पहले किया है, अर्थशास्त्र को पहले किया है, क्योंकि बच्चों को अगर ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो वो इसे याद कर ले, थोड़ा सा उन्हें टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए कुछ, इसलिए। एंड अब हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटी में कुछ हमारे टॉपिक आते हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सत्ता की साझेदारी। 1 से 3 क्वेश्चन तक इसमें से बन जाते हैं, तो हमने ये वाला टॉपिक सबसे पहले रखा है। एंड गाइज, इस लेक्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपके लिए कि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँगी कि सत्ता क्या होती है और सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। तो ये टॉपिक बिल्कुल अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, पूरा लेक्चर ये वॉच करेंगे आप, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस भी सारे आपको इसी एक लेक्चर से कवर हो जाएंगे। छोटा सा ही आपका लेक्चर रहेगा और कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइस चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि मतलब सत्ता की साझेदारी से आप समझते क्या है, मतलब होता क्या है सत्ता की साझेदारी। तो देखिए गाइस, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये 3 अंग हो गए सरकार के, ठीक है। किसी के लिए गाइज, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी सरकार को चलाने के लिए गाइज पिलर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके, जिसमें नंबर 1 पे आपका कार्यपालिका, नंबर 2 पे विधायिका और नंबर 3 पे न्यायपालिका आ जाता है, ठीक है। तो इनको ये नहीं कह सकते कि ये नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रहेंगे, बट कि एक को दूसरे पे बढ़ोतरी नहीं होती कि एक के पास ज़्यादा पावर है तो एक के पास कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम किसी को पहले नहीं रख सकते और किसी को बाद में नहीं रख सकते, ठीक है। सबका इनका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमारे पास 3 अंक का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं और कोई कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे भारत, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपने भारत की, अपने इंडिया कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसमें हमारे सरकार को चलाने के लिए सेंट्रल लेवल पर अगर देखेंगे, जहाँ केंद्र सरकार जो होती है हमारी, सबसे बड़ी सरकार जो होती है हमारी, जो फिलहाल में बीजेपी की है, मोदी जी की है, तो वहाँ से हम रख करके इसको देख रहे हैं। मतलब वो वाला पद, पीएम, प्रधानमंत्री वाला, जो मोदी, तो वो हमारा केंद्र सरकार होती है, ठीक है। और उस केंद्र सरकार के ये 3 अंग है हमारे, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं गाइस कि कार्यपालिका क्या होता है एंड विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, ठीक है। कार्यपालिका आपका क्या होता है, जो कानून हमारे लागू करती है, अप्लाई करती है, ठीक है। जो फोर्स में लेके आता है, हमारे जितने भी देश में हमारे संविधान बनते हैं, कानून बनते हैं, उनको जो अप्लाई करने का काम है कि हाँ ये कानून अब हम फोर्स में लेके आ रहे हैं, इसको अप्लाई करना है जनता पे या किसी भी जगह जो कानून बनते हैं, तो वो आपका काम कार्यपालिका का होता है, ठीक है। कानूनों का पालन करवाने का या कानूनों को फोर्स में लेके आने का, ठीक है। एंड विधायिका दूसरे नंबर पर आ जाता है। विधायिका में कानूनों को बनाया जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे लॉज बनते हैं वो सारे विधायिका बनाने का काम करती है, ठीक है। अब न्यायपालिका में क्या होता है, जो लॉज हमारे बने हैं, ठीक है, और वो लॉज बनाए गए हमारे, वो लॉज जो विधायिका ने बनाए हैं, जब वो हम कार्यपालिका हमारी उनको अप्लाई करेगी पॉपुलेशन पे, जनता पे या कहीं पे भी, तो फिर अगर उनमें कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायपालिका फिर उनमें आपका फैसला सुनाने का काम करेगी कि ये गलत है। कानूनों मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं आपके, मानव को जो अधिकार हैं, उनके बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कानून है तो फिर न्यायपालिका उस पर फैसला देगी। अब वो न्यायपालिका का फैसला अगर सही हो जाता है और कानून आपका गलत हो जाता है, जिसको ये कार्यपालिका अप्लाई कर रही थी, तो फिर ये यहाँ पर उस कानून में फिर दोबारा से चेंज होने की बात होती है या फिर चेंज किया जाता है। तो कार्यपालिका आपके कानून को का पालन करवाती है, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका आपके कानून अगर बेकार है या सही है, जब उनको अप्लाई किया, फोर्स में लेके आया, किसी का नुकसान हो रहा है उनसे, तो ये न्यायपालिका आपकी उन पर फैसला देगी। तो यहाँ तक अभी मैंने आपको ये 3 अंक क्लियर किए हैं कि ये क्या क्या है और क्या इनका काम है, ठीक है।
अब देखना यह है कि तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका विभिन्न स्तरों जैसे कि केंद्र है, राज्य है और स्थानीय सरकारें होती हैं। अब सरकार भी 3 तरीकों पे है ना हमारी, जिसमें हम सत्ता की साझेदारी यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इन 3 पॉइंट से ही, केंद्र से, राज्य से और स्थानीय से। ठीक है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच मतलब इनका आपस में, जैसे ऊपर सेंटर पे हमारा बीजेपी का शासन चल रहा है, फिर नीचे अलग अलग स्टेट में कहीं पे कांग्रेस का शासन है, कहीं पे बीजेपी का शासन है, कहीं पे आम आदमी का शासन है, ठीक है, कहीं पे MIM का शासन है। तो ऐसा करके जब फिर नीचे राज्य में आएंगे तो वहाँ पर, और स्थानीय सरकार फिर जब उन मतलब राज्य से नीचे भी आके वहाँ पर जैसे नगर पालिका वाला जो होता है, नगर पंचायत और नगर पालिका वाला फिर जो चुनाव होता है, वहाँ पर वो आपका स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो इन सभी का जो शासन चलता है तीनों का, इनके बीच सत्ता का यानी पावर का बंटवारा करके इन्हें सत्ता में सहभागी बनाने से आपका सत्ता की साझेदारी का अर्थ निकल जाता है। ठीक है, कि इन तीनों के बीच इनका शासन अच्छे से चले, इन्हें ये एक दूसरे से सत्ता में सहभागी करे, यानी एक दूसरे के को कोऑपरेट करके अपना शासन चलाए। और इसके अलावा अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं, ठीक है, वो जो सोशल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो भी सत्ता को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है गाइज, के बीच सत्ता का बंटवारा करके इन्हें भी सत्ता में साझेदार किया जाना हो, आपका सत्ता की साझेदारी का अर्थ निकल जाता है। ठीक है, तो कितनी सारी बातें इसमें हो गई कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ गाइज, सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और विभिन्न स्तर जो हैं सरकार के, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच स्वशासन, जो वे अपना अपना शासन चलाते हैं। स्वशासन का मतलब होता है जो वे अपना अपना शासन करते हैं, शासन चलाते हैं, जैसा कि केंद्र अपना चलाती है, राज्य अपना चलाता है, स्थान अपना चलाता है। न्यायपालिका के अपने कार्य होते हैं, विधायिका के अपने अलग कार्य होते हैं, कार्यपालिका के अपने अलग काम होते हैं। तो इन सब के बीच सत्ता में सहभागी बनाने से, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना के रहे, एक दूसरे की बात को माने, एक्सेप्ट करे, जो अपनी गलतियाँ निकलती हैं तो उनको सुधारे, उन पर गौर करे और दूसरे की इज्जत करे। ये सारी चीज़ें जो है आपकी सत्ता के साझेदारी के अंतर्गत आती हैं। और फिर इसके अलावा भी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा करके इन्हें सत्ता में साझेदार बनाया जाए। इनका भी भाई जो सोशल कम्युनिटीज़ होती हैं, इनकी भी राय ली जाए, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, इनकी भी प्रॉब्लम सुधार के सबको मिला करके एक साथ चलना गाइज आपका सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत आ जाता है। और यही हमारा टॉपिक आता है कि सत्ता की साझेदारी। ठीक है गाइज, क्या होता है सत्ता और क्या इसके अंतर्गत साझेदारी कैसे होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है गाइज इसी स्लाइड से आपको आधा लेक्चर या आधा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है गाइज, बात आ जाती है गाइज कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी मतलब जो होती है, ये कंसेप्ट ही हमारा कहाँ से आया है, ये संकल्पना हमने कहाँ से ली है। तो लोकतंत्र को प्राचीन समय में सबसे निकृष्ट शासन पद्धतियों में से समझा जाता है, यानी सबसे बुरी शासन करने वाली स्ट्रेटजी या पद्धतियों में से समझा जाता था लोकतंत्र को। किंतु यूरोप में आधुनिकता के विकास के साथ, यानी जब यूरोप में गाइज मॉडर्नाइजेशन आया, जो पहली वाली चीज़ें थी, जो पहले वाले कार्य थे, उन सबको पीछे छोड़ा जाने लगा, तो उसके साथ साथ लोकतंत्र भी जो है वो वैश्विक स्तर पर, यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर, पूरी दुनिया में ही पसंदीदा प्रणाली बन चुका था। यानी अब इसको सभी पसंद करने लगे थे, एक्सेप्ट करने लगे थे कि ये ये नया कंसेप्ट है, हर आदमी को ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, सभी की राय ली जानी चाहिए, सबके अपने राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, जिनको हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के विकास के चरणों में सबसे नए मुद्दे में से एक उभर कर आया। मतलब फिर ठीक है, ये जब विकास हो रहा था डिफरेंट तरीके का, कहीं पे इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र भी एक विकास के तौर पर उभर कर सामने आया। लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है, यानी जनता को जनता के द्वारा और जनता के लिए दिया गया शासन आपका लोकतंत्र कहलाता है। और ये डेफिनेशन मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आपको गाइज, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी और इस डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है लोकतंत्र की डेफिनेशन में से। ठीक है, यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए दिया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है आपका। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब लोगों का जीवन है,
ठीक है। तो लोगों के जीवन को जो चीज़ लोगों के जीवन को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, जो मुद्दे हैं यानी जो मसले हैं उनके, जो फैसले जो उन्हें परेशान करते हैं जनता को, तो उनका भाई उनको दूर करने का या उनके हक में क्या बेहतर है, ये सारी चीज़ें सोचने का भी जनता के ही पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ना कि किसी और दूसरे व्यक्ति के। कि मान लो प्रॉब्लम तो आ रही है एक आम नागरिक को, जो बाज़ार में सब्जी बेचने वाला है या जो बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने वाला है, एक आम आदमी है, प्रॉब्लम तो आ रही है उसे। तो भाई वहाँ पे शासन में बैठने वाला ऊपर एक हाँ हमारे मोदी साहब उसे कैसे समझ पाएंगे कि भाई उसे बाज़ार वाले को क्या दिक्कत आ रही। तो नहीं ना, वो नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए जो समझ पाएगा वो ही बेहतर फैसला करेगा कि भाई मुझे क्या दिक्कत है और मेरे लिए क्या होना चाहिए जो मेरे हक में बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जहाँ पर मुद्दे या मसले या फैसलों को प्रभावित करने का फैसला जिन सभी के पास होना चाहिए। भाई अपने अपने मुद्दे हैं तो उन्हें अपना हक होना चाहिए कि हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर सभी को ये हक होना चाहिए, ये तो आपका लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम किसी और की और उसे शॉर्ट आउट कोई और कर रहा है, वो अपने हिसाब से शॉर्ट आउट कर रहा है, तो वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना कि मुझे क्या फ़ायदा है, वो अपने हिसाब से करेगा। अब प्रॉब्लम आ रही है मतलब किसी एक आम आदमी को, तो उसका फैसला एक अगर सांसद कर रहा है, संसद में बैठने वाला, गवर्नमेंट में ऊपर बैठने वाला आदमी, वो कैसे समझ लेगा उसकी प्रॉब्लम को। और अगर वो फैसला करता है फिर भी उसके लिए, एक आम आदमी के लिए, तो ये गाइज आपका निरंकुशवाद की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, या राजतंत्र भी इसको बोल देंगे आप। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिसको प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम को खुद से शॉर्ट आउट कर रहा है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो खुद से अपना फैसला करके आज़ाद है, तो वहाँ पर लोकतंत्र है आपका। और जहाँ पर प्रॉब्लम किसी और को आ रही है और फैसले उसके कोई और कर रहा है जबकि वो उसके हक में भी नहीं है जिसे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वहाँ पर आपका निरंकुशवाद या राजतंत्र हो जाता है। ठीक है गाइज, मेरा समझाने का मकसद ये है ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमने अपनी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को भी देख के केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार को भी रख के समझा है वहाँ से। और अगर फिर भी रह जाता है कि कंसेप्ट हमारा कैसे आया, तो फिर वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, कि जब आधुनिकता का विकास हो रहा था तभी एक कंसेप्ट भी जो बहुत बड़े लेवल पर उभर कर पूरी दुनिया में एकदम से आगे आया, वो आपका लोकतंत्र बना। और लोकतंत्र में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट विचार को, जिनकी जो प्रॉब्लम है वो खुद से सॉर्ट आउट करें। मतलब इसमें लोकतंत्र में आपकी एक तरीके से आज़ादी की बात होती है। ठीक है, हर आदमी को उसके बोलने की आज़ादी है, हर आदमी को उसके काम करने की आज़ादी है, हर आदमी को उसका अच्छा जीवन जीने की आज़ादी है। तो यही सब चीज़ें आपके लोकतंत्र में आ जाती है। और अगर किसी को आज़ादी नहीं है, मतलब कोई किसी के अंडर में रह के काम करता है, तो वो आपका फिर निरंकुशवाद या राजतंत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो आई थिंक गाइज आपका क्लियर हो गया होगा। पिछली स्लाइड में, ऊपर वाली स्लाइड में जैसे ही लोकतंत्र समझा के आया कैसे, मतलब ठीक है। और उससे पहले हमने सत्ता की साझेदारी के मतलब होता क्या है सत्ता की साझेदारी। तो अब सत्ता की साझेदारी की हमारे लोकतंत्र में ज़रूरत क्यों पड़ी गाइस, ठीक है। तो इसलिए पड़ी कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए गाइज, स्थिर रहे लोकतंत्र हमारा, यानी चलता रहे, वो उजड़े ना। ठीक है, इस चीज़ के लिए और इसके आधार को, यानी इसकी बुनियाद को लोकतंत्र की, ठीक है, बुनियाद मतलब बेसिक्स को लोकतंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए हमारे सत्ता की जो साझेदारी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट निकल करके आता है। हमारे लोकतंत्र को हमारे मजबूती मिले, लोकतंत्र हमारा उजड़े ना, बना रहे कम्प्लीटली, और इसकी नींव इतनी मजबूत हो। और ये इतना मतलब यहाँ पर है कि व्यापक बनाने के लिए मतलब ब्रॉड लेवल पे, व्यापक लेवल पे ये पूरी दुनिया में ही फॉलो किया जाए, इसे इतने अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए। तो ये कैसे अप्लाई होगा, तो सत्ता की साझेदारी करके, ठीक है, सभी को अपने साथ मिला करके सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है। तब पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समुदाय को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाती, तो इन समुदाय के असंतोष और टकराव से बचने के लिए, समाज टूटने के लिए, यानी सामाजिक विभाजन का मतलब है समाज न टूटे, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, यानी राजनीतिक अस्थिर ना हो, लोग राजनीतिक अस्थिर रहें बल्कि अस्थिर ना हो, मतलब राजनीति में मिलजुल के राजनीति करें, ऐसा नहीं कि टूट के
बिखर के राजनीति करें। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि टूट करके राजनीति करें, बिखर जाएं, लोग आपस में ना जुड़े। और राजनीतिक अगर यहाँ से मैं इस आ को हटा दूँ तो ये बन जाएगा अस्थिरता, यानी राजनीति को मिलजुल के करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ करें। तो ये चीज़ है गाइज इसमें, ठीक है। आदि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि सत्ता में सभी को जो है वो सभी समुदायों को साझेदार बनाया जाए, ठीक है गाइस, समझ रहे हैं आप? यानी समझ रहे हैं गाइस आप, यानी जात के बेस पे, धर्म के या फिर भाषा के नाम पे, ठीक है, या फिर अपने एरिया के नाम पे कि नहीं यहाँ इतने एरिया में तो फ्रेंच बोलने वाले हैं, या इतने एरिया में तो आपके उर्दू बोलने वाले हैं, इतने एरिया में इंडिया के हिंदी बोलने वाले हैं, इंडिया के इतने एरिया में मलयालम बोलते हैं, इतने में आपके पंजाबी बोलते हैं। तो कितनी सारी भाषाएं हैं गाइज हमारे इंडिया में। तो अगर यूं करके भाषाओं के आधार पर, या फिर इतनी सारी जाति हैं हमारे इंडिया में, उस जाति के आधार पर, या इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, उस धर्म के आधार पर अगर हमारा भारत टूट जाए, बिखर जाए, तो गाइज क्या होगा? तो गाइज़ इसके तो फिर हमारे 15 से लेकर 100 तक के हमारी कंट्री के टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, ठीक है गाइज़। विभिन्न समुदाय को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाएगी तो फिर ज़रूरी है कि वो बिखर जाएंगे, तो इसलिए उनको साझेदारी मिले, ठीक है। सत्ता में जब वो भी साझेदार होंगे, भागीदार होंगे, तो फिर वो भी मिलके काम करेंगे, तो इन समुदाय में असंतोष ना फैले, यानी ये चिड़े नहीं एक दूसरे से, या फिर इनमें आपस में टकराव ना हो, समाज बटे नहीं, हमारा विभाजन ना हो, राजनीति हमारी बनी रहे, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है वो उत्पन्न ना हो हमारे देश में, सब मिलजुल के काम करें। इन समस्याओं को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है कि सत्ता में सभी सामाजिक समुदाय जो है वो गाइज साझेदार बने, ठीक है। इसलिए सत्ता की साझेदारी इम्पोर्टेंट बन जाती है लोकतंत्र को चलाने के लिए, उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए, उसे ब्रॉड टर्म पे फैलाने के लिए, ठीक है। तो गाइज आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से गाइज समझाना चाहूँगी। जैसा कि डिवीज़न ऑफ पावर, यानी सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। तो एक तो वर्टिकल, नंबर 1 पे वर्टिकल आता है, नंबर 2 पे हॉरिजॉन्टल, और नंबर 3 आपका संगठित सरकार बनती है। स्वतंत्र कंट्री में जब सरकार का विभाजन होता है, सरकार कितने तरीके की बनती है, तो गाइस उसमें ये 3 तरीके आपके सिलेबस में, आपके बुक में रखे गए हैं। इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका? एक सबसे पहले तो ये कि वर्टिकल, इस अगर हम इंग्लिश में पहले डायग्राम समझ लेते हैं, नाम हम हिंदी में भी देख लेंगे, ठीक है। कि वर्टिकल तरीका, जिसको आप वर्टिकल तरीका होता है, दूसरे नंबर पर हॉरिजॉन्टल तरीका होता है, और तीसरे नंबर पर आपका गाइस जो है वो सामूहिक तरीका या सामूहिक संगठन वाली सरकार बनती है आपकी। तो वर्टिकल को आप हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तरीके की सरकार, ठीक है। और इसी को हम श्रेणीबद्ध तरीके की सरकार भी बोलेंगे, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलेंगे गाइस? हॉरिजॉन्टल को हम क्षैतिज वितरण बोलेंगे सरकार का, ठीक है। और सामूहिक सरकार तो मैंने बता ही दिया है, यानी ग्रुप वाली गवर्नमेंट जो बनेगी आपकी, ठीक है। तो वर्टिकल को अगर हम समझे, ये किस तरीके की सरकार होती है? वर्टिकल तरीके में गाइज नीचे से लेके और ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, ये वर्टिकल होता है आपका। और ऐसे अगर कर दोगे लेटा हुआ, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बन जाता है। तो सरकार का ऐसा वाला रूप जो नीचे से लेके ऊपर को जाता हो, यानी ज़्यादा पावर वाली सरकार यहाँ पर बैठी है टॉप लेवल पर, फिर उससे बीच वाली जो है वो मीडियम लेवल की सरकार है, और फिर नीचे आपके जो है वो लो लेवल की सरकार आ जाती है। तो ये आपका वर्टिकल तरीका या फिर श्रेणीबद्ध तरीका या आपका ऊर्ध्वाधर तरीका बोला जाता है गाइस गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया भी है आपको कि टॉप पे आपकी जो है वो बड़ी सरकार होती है, यानी टॉप पर आपकी सबसे पावर वाली सरकार होती है। तो इसी को हम गाइस यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, यानी केंद्रीय सरकार बोल देते हैं, ठीक है। जो अभी बीजेपी की है केंद्र में हमारी, जहाँ पर पीएम आपके के पद पर आपके मोदी जी हैं, ठीक है। उससे पहले मनमोहन सिंह जो थे, तो वो आपकी सेंट्रल वाली सरकार होती है। फिर नीचे आए इसी में, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर देखें तो जैसा कि पंजाब में आपके कांग्रेस का कोई सीएम होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका कोई दूसरी पार्टी का है, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में आपका दूसरी पार्टी का है। फिर अगर यूपी में है तो वहाँ पे बीजेपी का है। तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी ये मिडिल पावर वाली, जिसके हाथों में मतलब ऊपर टॉप लेवल पर जो सरकार है उसके पास पावर ज़्यादा, बट इसके पास पावर जो है वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाए तो गाइस आपकी ये लो लेवल की सरकार होती है,
ठीक है। और ये कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी होती हैं वहाँ पर, ये भी इलेक्शन लड़के इनके भी बंदे बैठे होते हैं। तो ये आपकी सबसे लो लेवल की सरकार बन जाती है। सबसे टॉप लेवल की ये मिडिल वाली, और ये सबसे लो लेवल की सरकार। तो ये ऐसे वाला तरीका जब चलता है कि टॉप पे जो है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, फिर उससे नीचे है उससे कम पावर, फिर उससे नीचे है उससे कम पावर। तो यही आपका वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर हो जाता है, वर्टिकल तरीके का, या फिर इसको बोले तो ऊर्ध्वाधर तरीके का हिंदी में, या श्रेणीबद्ध तरीके का भी आप इसको बोलेंगे। ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है गाइज आपका हॉरिजॉन्टल सरकार। हॉरिजॉन्टल सरकार में क्या होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल सरकार को मैंने भी बताया था, इसको क्षैतिज वितरण भी बोलते हैं सरकार का। इसमें गवर्नमेंट के ऑर्गन बना लिए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि सेम लेवल ऑफ पावर, यानी इन सब के पास जो है सेम लेवल होता है पावर का। सबके पास पावर होती है, समान पावर होती है, सेम लेवल होता है पावर का। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के पास ज़्यादा है तो कि किसी के पास कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरकार में आपकी ये क्षैतिज वितरण की जो सरकार होती है गाइस, इसमें ऐसे ऑर्गन बना लिए जाते हैं जैसा कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है आपका, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आपका, जुडिशरी ऑर्गन है आपका। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी सिस्टम जो है वो चेक करेगा एक दूसरे को और बैलेंस बना रहेगा इनमें आपस में, क्योंकि इनके पास समान पावर है। ठीक है। अभी और मैंने आपको हिंदी में समझाया था ऊपर, बट यहाँ पे मैं ये इंग्लिश में है इस डायग्राम, तो मैं समझा देती हूँ। गवर्नमेंट। ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न पावर जो होता है गाइस, वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। यानी इसमें गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गन्स में डिवाइड कर ली जाती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बना दिए जाते हैं। ठीक है। सेम लेवल ऑफ पावर, यानी सभी ऑर्गन के पास सेम लेवल होता है पावर का, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, किसी के पास ज़्यादा पावर है कि किसी के पास कम, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 अंग बना लिए जाते हैं। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है गाइज, लेजिस्लेटिव आपका वो होता है जहाँ जो कानून बनाने का काम करते हैं, जिसको आप विधायिका भी बोलते हैं। ठीक है। एंड कार्यपालिका आपको आप एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, जो कानूनों को फोर्स में लेके आती है। एंड जुडिशियरी, न्यायपालिका क्या करती है, यानी जो कानून अगर गलत बन जाता है तो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर फैसला देना जो भी बनता है वो आपके जुडिशरी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी सिस्टम एक दूसरे को चेक करेगा और बैलेंस बना रहेगा। जैसे इन तीनों अंगों में आपका बैलेंस बना रहेगा, इसी बैलेंस को आप हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट बोलेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट को आप हिंदी में गाइस क्षैतिज वितरण वाली सरकार बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतलब सत्ता की साझेदारी जो है वो ऐसी वाली सरकार कितने तरीक़ों से बनाई जा सकती है, वो मैंने 2 तरीके आपको क्लियर किए। अब थर्ड तरीका जो आता है गाइस आपका वो ये है कि सामुदायिक सरकार वाला होता है। सामुदायिक सरकार में क्या होता है गाइस, अगर मान लेते हैं किसी लोकतांत्रिक कंट्री में आपके चुनाव हुए और वहाँ पे कोई भी एक पार्टी बहुमत के साथ जीत नहीं पाई, तो वहाँ पर जो जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके कई पार्टियों के आपस में ग्रुप मिलके जो है वो एक सरकार बना लेते हैं। ठीक है। तो इसी सरकार को आपके सामुदायिक सरकार बोला जाता है। ठीक है। पढ़ा है सामूहिक सरकार वाला जो कंसेप्ट है वो, उसका एक एग्जांपल ये है कि 2004 में एंड 1999 में आपकी जो सरकारें बनी थी वो आपकी गठबंधन वाली सरकारें थी। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है और ये इसलिए दिया है कि इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा में तैयार होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको गाइज, इस क्वेश्चन में आपको मिलान कर देना है सूची नंबर 1 का सूची नंबर 2 के साथ में। कैसे कि जैसा कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा आपका सामुदायिक सरकार कहलाएगा, या अधिकारों का वितरण कहलाएगा, या फिर गठबंधन वाली सरकार कहलाएगा, या फिर आपका संघीय सरकार कहलाएगा। ठीक है। तो क्या कहलाएगा गाइज, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अगर सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो वो आपका संघीय सरकार कहलाएगा ना। ठीक है। तो जैसा कि आपका नंबर 1 का आपका घ ये मेल करता है, ऐसे ही नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको करना है और आंसर कमेंट में दे देना है। और जिस बंदे से नहीं होगा और उसको याद करना है तो फिर वो यहाँ से आंसर दे के याद कर सकता है। इसका उत्तर सा हो जाएगा गाइज, यानी ये वाला, यानी 1 का आपका घा बनता है, 2 का का बनता है एंड 3 का आपका खा और 4 का मिलान आपको ग के साथ में कर देना है और फिर इसको यहाँ से याद कर लेना है। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, और मुझे लगता है कि जितने भी इस चैप्टर से बनने वाले
वाले क्वेश्चन है एग्जाम में वो सभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे ध्यान से। और गाइज अपना ख्याल रखना, ध्यान से पढ़ते रहो, पूरी मेहनत के साथ आपको पेपर करके आना है और 80% से ऊपर नंबर लेके आने हैं। ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।